हेलो एवरीवन। आप मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक चलने वाला था इसमें मैंने देखा था कि राजस्थान के मैदान कंप्लीट कर लिया था, तो गंगा के मैदान जो गंगा लैंड्स बचा हुआ था इसको भी कंप्लीट करेंगे कि गंगा का मैदान गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, इसमें आपको इसका विस्तार देखना है। विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसका विशेषता देखना है। इसकी विशेषता देखना है, विशेषता। और दूसरा इसमें इसकी जनसंख्या और इसका कृषि कैसा है, कृषि प्रदेश इसका कैसा है कितना डेवलप है कितना नहीं है डेवलप, इस बात को ध्यान में देखेंगे। दूसरा इसके बाद आपका आता है कि इनका जो नदियों का मेल है, नदी का जुड़ाव, जुड़ाव कहाँ से कहाँ तक होता, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी मिलती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बातें इसमें ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद इसका पूरा विस्तार देखने के बाद इसमें विस्तार के साथ साथ एक बात और देखेंगे कि कहाँ पर अंत होता है, इसका अंत कहाँ होता है। मेन या ऐसे कर लें कि मुख्य नदी कौन सी है, इसमें मुख्य नदी, ठीक। तो पहले इसका विस्तार जो है आपको अगर ग्राफ बेसिस पे देखें तो उत्तर दक्षिण जो ऊपर हिमालयन प्रदेश है, हिमालयन प्रदेश है उत्तर भारत का, वहाँ से लेकर के हिमालय से लेकर के और दक्षिण में आपका एमपी तक, एमपी के बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का भाग था जो यहाँ पर वही पार्ट है। और अगर इसकी पश्चिम में देखें तो पश्चिम में आपका हरियाणा, जैसे पश्चिम में हरियाणा, हरियाणा पंजाब का अच्छा तो नहीं आएगा, लेकिन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं आप कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पूरब में पश्चिम बंगाल का तट, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का भाग इसमें आएगा, ठीक है। ये इसका विस्तार है यहाँ से लेकर हिमालय से लेकर एमपी में बघेलखंड, बुंदेलखंड, या हम कहें कि जो इसका चंबल घाटी है, चंबल घाटी तक इसको शामिल कर लेते हैं इसमें। और जो पश्चिम बंगाल का है, जो यहाँ पर आपका पश्चिम जो असम से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी, वहाँ उसके विस्तार तक इसका गंगा के मैदान को हम सम्मिलित करते हैं। उसके बाद का जो मैदान होगा, उसके लैंड्स होगा, उसके ब्रह्मपुत्र का मैदान असम के मैदान में कैलकुलेट हो जाएगा आपका, असम के मैदान में वो जुड़ जाएगी आपकी बात। और इधर जो यमुना आके जुड़ती है इसमें,
और यमुना के जो पश्चिम वाला भाग है वो सिंधु नदी के पार हो जाएंगे, और या तो फिर हम कह सकते हैं पंजाब राजस्थान का भाग हो जाएगा, वो आपके पंजाब राजस्थान वाले जो मैदान पड़ा था उसके भाग हो जाएंगे आपके। और इधर हिमालयन प्रदेश में ये उत्तर में सारे लगभग जुड़ जाते हैं, क्योंकि उत्तर में जो सिंधु नदी को छोड़ दिया जाए, जो सिंधु नदी यहाँ से तिब्बत से निकली हुई है इसको छोड़ दिया जाए, फिर तिब्बत से सारी जो नदियाँ निकली हैं वो उत्तर भारत में ज़्यादातर आती हैं, और उत्तर भारत से होते हुए गंगा नदी में आकर सम्मिलित हो जाती हैं, गंगा नदी में आकर के सम्मिलित हो जाती हैं। इनको हम जो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और इनका कहाँ पर मेल होता है इस बात को देखेंगे कि कहाँ पर इनका उद्गम होता है और कहाँ पर अंत होता है इनका। जैसे भी यमुना पहले तो इसका उत्तराखंड में से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे यमुना का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री से यमुना निकलती, फिर इसके बाद अभी इस कहाँ मिलती है ये अभी देखते हैं। फिर गंगोत्री से गंगा निकलती, गंगा को ये भागीरथी पहले कहते हैं, भागीरथी बोलते हैं इसे। जब उत्तराखंड में था भागीरथी, और बद्रीनाथ केदारनाथ से जो निकलती है नदी उसको भागीरथी न बोल करके आप उसको मंदाकिनी कहते हैं इसे। और जो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जो नदी निकलती है, इसे ये कई भागों में आकर के इसके नाम बदलते जाते हैं। जैसे अलकनंदा कहीं कहा जाएगा इसका, फिर रुद्रप्रयाग में मिलेगा, फिर नंदप्रयाग में मिलेगा आपको अलकनंदा, यहाँ तक आकर के आपको अलकनंदा ही कहते हैं। इसका जो सम्मिलित रूप है, इसको एक तरीके से आपका ये जो आता है ये आकर के जो मंदाकिनी है आकर के अलकनंदा में ही मिलती है। और ये जो भागीरथी है, भागीरथी नदी आपको देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिल जाती है। और ये जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी आपका रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में। इसके पहले भी एक पिंडारिनी नदी आकर के मिलती है, जो आपका इसको पिंडारी नदी। और आपको इसके पहले भी एक नदी मिलती है, इसका नाम है जो पिंडारी, और ये कर्णप्रयाग, इसका नाम है कर्णप्रयाग नाम है इसका। और इसका नाम रुद्रप्रयाग नहीं, इसका नाम रुद्रप्रयाग है, और इसका नाम आपका नंदप्रयाग, हाँ प्रयाग, जो आपकी पिंडारी नदी आकर मिलते हैं। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, और एक यहाँ पर प्रयाग है, इसका नाम धौलागिरी जो नदी आकर के मिलती है। इसको आपको सबसे जो फर्स्ट में आकर के मिलता है इसे विष्णु प्रयाग का बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। 1 2 3 4 5 यानी विष्णु प्रयाग, नंदप्रयाग नहीं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये 4 प्रयाग होते हैं। ये हाँ, यहाँ पर भी नंदप्रयाग है। 4 5 प्रयाग हो गए यहाँ पे।
विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये आपके जो उत्तराखंड में ही है ये प्रयाग, क्योंकि आपके और ये जो इनका नाम भी चेंजिंग होता रहता है। जैसे अभी जो बद्रीनाथ से निकलती है भागीरथी बोली जाती है, यहाँ पर ये धौलावीरा, धौलागिरी बोली जाती है, लेकिन यहाँ के उसके बाद आकर के विष्णुप्रयाग के बाद ये अलकनंदा कहती है, अलकनंदा, अलकनंदा नदी बोली जाती है। इसके बाद ये अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी से मिलती है तो इसको हम गंगा बोल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये गंगा कही जाती है, गंगा नदी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। आप पिंडारी, और हाँ इसका नाम पिंडारी है, और इसका नाम एक है जो विष्णुप्रयाग है, ये धौलागिरी है, धौलागिरी। ठीक, अब ये इसको मिटाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। जो बद्रीनाथ है ये धौलावीरा निकले विष्णुप्रयाग में मिली, और जो यहाँ से पिंडारी निकली नंदप्रयाग में, जो यहाँ से पिंडारी नदी निकली थी, पिंडारी नदी निकली थी, नंदप्रयाग में मिली थी। और ये नहीं, जो यहाँ पर नंदाकिनी नदी निकली थी, नंदाकिनी नदी निकली थी, नंदप्रयाग में मिली थी। और ये जो विष्णुप्रयाग यहाँ पर आकर के मिला था पिंडारी नदी, ये कर्णप्रयाग था, और ये आपका रुद्रप्रयाग, और ये आपका देवप्रयाग जो भागीरथी आकर के मिलती है, और ये आकर के आपका मंदाकिनी मिलती है। और यही दोनों नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो आपका उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड में से होते हुए उत्तर प्रदेश शामली से जब ये प्रवेश करती हैं तो अब ये यमुना नदी यहाँ आकर के, ऐसे गंगा भी आ रही पैरेलल, और यमुना भी, तो यमुना में बहुत सारी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं पहले ही। जैसे अब यमुना में मिलने वाली नदियों का नाम बताएं तो अगर देखा जाए तो अगर क्रमशः इनके नाम के बारे में देखें तो पहले हम इसकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी में मिलने वाले नाम बताते हैं। रामगंगा, गंगा, और इसके बाद आपका रामगंगा, गंडक, रामगंगा, गंडक, गोमती, रामगंगा, गंडक, गोमती, और ये तो यूपी में ही मिल जाती है सारा। बूढ़ी गंगा, रामगंगा, गोमती, बूढ़ी गंगा, और कोसी, काली नदी, कोसी। ये इतना नदियों का नाम है ये। एक महानंदा भी है, महानंदा जो दिख रहा है, महानंदा। ठीक, ये उत्तर भारत में जो आपके गंगा नदी में मिलने वाली हैं, इनका नामकरण है ये। रामगंगा नदी तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें मेन जो नाम है उनकी मैं बता रहा हूँ। रामगंगा, गोमती, गंडक, गोमती, बूढ़ी गंगा, कोसी, और महानंदा। ये नदियाँ
गंगा में आकर के मिलती हैं, ऐसे लगभग पैरेलल ही। और जो उत्तर यमुना में आकर के मिलती हैं कुछ नदियां हैं जो, उनका नाम देख लेते हैं। जैसे चंबल, केन, बेतवा, सोन। ये चंबल, केन, बेतवा और सोन नदी जो है यूपी में सोन नदी जो है आपका गंगा नदी में मिलती है, न कि ये यूपी में यमुना नदी से मिलती है। और यूपी में यमुना नदी से फिर फरक्का भी मिलती है, जो आपका गंगा नदी है, गंगा नदी से आपका पश्चिम बंगाल में फरक्का भी मिलती है। और फरक्का के साथ साथ और नदी भी इसकी मिलती है, फरक्का। और ये जाकर के लास्ट में जो आपका असम से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में आपका मिल जाती हैं। जिसे लास्ट में जाकर के वहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना लास्ट में जब जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना ये अलग मैदान हो जाएगा इसका यहाँ से, इसलिए इसको डिस्क्राइब करना इसमें ठीक नहीं होगा। जमुना वो आपको असम के मैदान में पढ़ेंगे उसको, ठीक। ये जो गंगा के मैदान की मुख्य नदी थी, इसके बारे में जानकारी है ये कि मुख्य नदी रामगंगा, गंडक, गोमती और बूढ़ी गंगा, कोसी और महानंदा। ये तो गंगा की सहायक नदियाँ थी। लेकिन और जो यमुना की सहायक नदियाँ थी, चंबल, केन, बेतवा, सोन नदी, ये जैसे ये विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। चंबल हुआ, केन हुआ, बेतवा हुआ, विंध्य श्रेणी से। विंध्यन क्या, उसके जो एमपी का जो दक्षिण वाला भाग है, बैताल वाला, वहाँ से ये सारी नदियाँ निकलती हैं दक्षिण वाले पार्ट से, ठीक। और दूसरा, अब इसकी विशेषता के बारे में बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो ये उपजाऊ है, जनसंख्या उपजाऊ होने के कारण यहाँ की जनसंख्या अधिक है। और कृषि के क्षेत्र की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टी है ये। यहाँ पर धान, गेहूँ और गन्ना ज़्यादातर मुख्य फसल है ये यहाँ के। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ की फसल ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ पर फसल की खेती करने योग्य भूमि होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या दबाव भी ज़्यादा है। और जनसंख्या दबाव होने की वजह से ये क्षेत्र पिछड़ा भी जाना जाता है। ये कृषि क्षेत्र जितना है अपेक्षाकृत उसके जनसंख्या दबाव होने के कारण ये पिछड़ा क्षेत्र भी हो जाता है। क्योंकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है, जैसे ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग वाले में से जहाँ से नदियाँ आती हैं से, और ये तो पश्चिमी भाग वाले में इतना जनसंख्या दबाव न हो करके पूर्वी भाग में जनसंख्या दबाव ज़्यादा है अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग है। क्योंकि जो पश्चिमी भाग में जनसंख्या है, लेकिन उसके अनुसार वहाँ पर डेवलप भी सही से हुआ है, और उसी की अपेक्षा पूर्वी भाग में जो है डेवलप न होने की वजह से वहाँ जनसंख्या एक तरीके से दबाव बन गया है। इसलिए माना जाए, इसलिए वहाँ उस एरिया के जो लोग हैं वो पिछड़े क्षेत्र में गिने जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नदी बेसिन है, नदी बेसिन यहाँ पर बाढ़ का कारण बनती है। जैसे बिहार में कोसी नदी एक बाढ़ का कारण बनता है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती, गंडक, ये बाढ़ उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन
अपने आप में बाढ़ का कारण बनती है यहाँ के लिए। और ठीक है, यदि हम इसको पूरे इसके लैंड्स को डिवाइड करें कि कितने भागों में है गंगा के मैदान, तो 30 को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तरी गंगा मैदान या ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। अब इसमें तीनों भाग में जो फर्स्ट वाला ऊपरी गंगा का मैदान है आपका, जैसे यमुना, रोहिलखंड, बुंदेलखंड और आपका जो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, ये आपके उत्तरी भाग में है। इतने जो खंड है, यमुना, आपका रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड और अरावली पर्वतमाला, ये आपके उत्तर भारत के जो ऊपरी गंगा के मैदान है इसमें आते हैं। अब ये रोहिलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये हमने जब पठार पढ़ रहा था तो उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हुआ था कि अरावली पर्वत भी उसमें कंप्लीट हुआ था राजस्थान के मैदान में। और यमुना नदी का विस्तार लगभग ऊपरी गंगा के मैदान तक ही है। और दूसरा जो यहाँ का मध्य मैदान है, इसका गंगा का जो मध्य मैदान है, इसमें इसे बिहार गंगा का मध्य मैदान में आपका अवध का मैदान, अवध और अवध का मैदान, इसके बाद आपका आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पश्चिमी बिहार, ये दोनों पार्ट आपके इसमें आएंगे जो मध्य गंगा का मैदान है। क्योंकि आपका जो रामगंगा, गंडक, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंगा और महानदी और ये कोसी, ये आपके मध्य गंगा के ही भाग हैं। जो आपके नदी का जो नाम पहले कैलकुलेटेड कराया, ये आपके मध्य गंगा के मैदान है। इसमें आपको और आता है जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिथिला आता है, मिथिला, और आपका मगध, ये मध्य गंगा का ही भाग है। ठीक है। इसके बाद जो निम्न गंगा का मैदान है, निम्न गंगा के मैदान में आपका असम, निम्न गंगा के मैदान में डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो भाग है, पश्चिम बंगाल का भाग इसमें आता है। और ये जो पश्चिम बंगाल के भाग में जो नदी ज़्यादातर है, इसमें आपके जो फरक्का नदी है, फरक्का हुआ, फरक्का नदी, ये इसमें आती है आपका। ठीक, ये इसका डिवाइडेशन है तीनों, उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान का। और इसकी अगर डिस्क्रिप्टिव प्रूफ में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये आपके PDF नोट्स में मिलेंगे। ये बस यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट को जो डिस्क्रिप्टिव प्रूफ में समझ में नहीं आता कि कैसे डिवाइडेशन है
और कौन सी नदी कैसे रिवाइज करनी पड़े, तो यहाँ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं। और इसके अगर अगर इसको नोट्स पढ़ने हैं तो इसके PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल हैं। इसी चीज़ को पहले लिख करके यदि देखें, ठीक है। अगले वाले टॉपिक में जो मेरा असम का मैदान था, आने वाले टॉपिक में गंगा के मैदान के बाद असम का मैदान, या उसमें हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों और उसके क्षेत्र विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं और उसका विस्तार कितना है, उसकी कृषि की इम्पोर्टेंस कितना है, जनसंख्या कितनी है। ये सारी बातें असम के मैदान वाले पार्ट में पढ़ेंगे। नमस्कार।